मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, गर मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। डेली की तरह आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहे, जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, हम लोग सेशन की शुरुआत दो शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। यहां देखिए 4 लाइनें सुंदर सी दी गई हैं। उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से लड़ना पड़े। मतलब आपने अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसे पाने के लिए आपको कठिनाइयों का सामना करना होगा, असफलताओं का सामना करना होगा और आपको घबराना नहीं है, आपको थकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है, आपको निरंतर कार्य करते रहना है। यकीन मानिए आप सफल होकर ही रहेंगे। इसी क्रम में आपसे गुजारिश रहेगी कि सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। यह सेशन आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। परीक्षाओं की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण सीरीज है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें इस सेशन का पहला अति महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न आपका जो दिया गया है, पहला प्रश्न आपका है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में जरूर यहां से प्रश्न बनते हैं। हाल ही में 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? देखिए पहला दिया गया है इसमें रणवीर सिंह, दूसरा दिया गया है रणबीर कपूर, तीसरा विष्णुवर्धन, चौथा अजय देवगन और सूर्या। मित्रों यहां जो सही हमारा विकल्प होगा, विकल्प नंबर ये सही होगा। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो रणवीर सिंह को दिया गया। और इनकी फिल्म किस फिल्म के लिए? तो 83 के लिए दिया गया। अब यहीं पे अगर हम जान लें बेस्ट अभिनेत्री के रूप में किसे पुरस्कृत किया गया या किसे चुना गया, तो ये कीर्ति मेनन है। इनकी फिल्म क्या है मित्रों? इनकी फिल्म का नाम है मिमी। अब अगर हम बात करें, हाल ही में हमने तो पढ़ रखा है 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को भी तो हमने पढ़ा है। इसमें बेस्ट अभिनेता के रूप में किसे चुना गया है? तो बेस्ट अभिनेता के रूप में अजय देवगन और सूर्या को चुना गया है। अब अगर हम यही एक प्रश्न और भी देख लें मित्रों कि हाल ही में 94वां ऑस्कर पुरस्कारों का भी वितरण किया गया, तो ये कहां किया गया? तो आपको क्रम पहले ध्यान रखिए कि 94वां था। कहां किया गया? यूएसए के लॉस एंजल्स में किया गया। और बेस्ट फिल्म क्या रही, कौन रही? तो कोडा बेस्ट फिल्म रही। जबकि बेस्ट अभिनेता के रूप में विल स्मिथ रहे और अभिनेत्री के रूप में जेसिका चेस्टर्न रही। साथ ही साथ अगर हम बात करें, हाल ही में बाफ्टा पुरस्कारों की भी घोषणा की गई। आपको ध्यान रखना है कि बाफ्टा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही? द पावर ऑफ द डॉग रहा। अगर हम बात करें यहां बेस्ट अभिनेता के रूप में कौन रहे, तो बेस्ट अभिनेता के रूप में आपको यहां भी याद रखना है विल स्मिथ। अगर हम बात करें गोल्डन पिकॉक अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? तो गोल्डन पिकॉक अवार्ड भी दिया गया द पावर ऑफ द डॉग को। आपको ध्यान रखना है कांस फिल्म का आयोजन कहां किया जाता है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में कांस फिल्म का आयोजन किया जाता है। आधिकारिक रूप से एंट्री पाने वाला पहला देश कौन सा है? तो भारत जो है आधिकारिक रूप से एंट्री पाने वाला देश है कांस फिल्म फेस्टिवल में। अगर हम बात करें जूरी मेंबर में भारत की तरफ से कौन शामिल हुई? तो दीपिका पादुकोण जो है ये जूरी मेंबर में शामिल हुई। साथ ही साथ एक प्रश्न और भी याद रखिए मित्रों, चाहे आपसे ऑस्कर फिल्म के बारे में पूछा जाए, चाहे बाफ्टा के बारे में पूछा जाए, चाहे गोल्डन पिकॉक के बारे में पूछा जाए, तो यहां पर बेस्ट निर्माता या निर्देशक के रूप में किसे चुना गया था? तो जैन कैपियन को बेस्ट निर्माता या निर्देशक के रूप में पुरस्कृत किया गया था। यह प्रश्न आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम यहां एक प्रश्न और भी फिल्म फेयर से अगर देखें, तो विष्णुवर्धन जी को 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्माता के रूप में भी चुना गया है। आइए एक पिक्चर के माध्यम से देखें। यहां देखिए पिक्चर के माध्यम से आपको रणवीर सिंह
का पिक्चर दिखाया गया है। क्रम आपको याद रखना है। 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार से किसे बेस्ट अभिनेता के रूप में रणवीर सिंह, और 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के रूप में जो कि 2020 के लिए दिया गया था अजय देवगन और सूर्या को। आपको ध्यान रखना है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये क्रम क्या है 51वां था और किसे प्रदान किया गया था रजनीकांत जी को प्रदान किया गया था। साथ ही साथ 50वां किसे दिया गया था तो अमिताभ बच्चन जी को प्रदान किया गया था। आइए इसी क्रम में अगला हम देख लें। अगला अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा परख का संबंध किससे है। यहां आपको शब्द को देखना है कि परख का संबंध किससे है। तो यहां दिया गया पहले छात्रों के मूल्यांकन के लिए नियामक, दूसरा आदिवासी का त्योहार, तीसरा उपग्रह परीक्षण और चौथा जो दिया गया विशेष गुण वाला जीव। यहां हम परख के बारे में जाने। परख जो है नई शिक्षा नीति के द्वारा छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नियामक है और इसका नाम क्या दिया गया है, इसका नाम दिया गया है परख। अगर हम बात करें नई शिक्षा नीति की तो भारत में शिक्षा नीति कब लागू हुई थी पहली, तो 1986 ईस्वी में भारत में पहली शिक्षा नीति लागू हुई थी। 34 वर्षों के बाद पहली बार संशोधन करके 2020 में नई शिक्षा नीति लागू हुई और किसके सिफारिश पर कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पर नई शिक्षा नीति लागू हुई। अगर हम बात करें मित्रों शिक्षा से संबंधित तो शिक्षा पहले किस विषय की, किस सूची का विषय था, तो शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था। लेकिन 42वां संविधान संशोधन अत्यंत महत्वपूर्ण है, 1976 के द्वारा इसे राज्य सूची से समवर्ती सूची में परिवर्तित किया गया। अब आपको यही प्रश्न और भी याद रखना है कि सूचियां राज्य व्यवस्था में कहां से ली गई हैं, तो सूचियां राज्य व्यवस्था में ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। हाल ही में चर्चा में रहा नीपम क्या है, तो बौद्धिक संपदा जागरूकता है और इसका लक्ष्य 2022 का 10 लाख अभ्यर्थियों या 10 लाख विद्यार्थियों को जोड़ना था और 15 अगस्त 2022 को यह लक्ष्य प्राप्त हो गया। इसी कारण नीपम भी चर्चा में रहा। साथ ही साथ बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी होता है किसके द्वारा, तो यूएसए के द्वारा जारी होता है। यहां पर पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पर यूएसए है जबकि भारत का स्थान 43वां है। ऐसे ही एक योजना याद रखना है आपको, नमस्ते योजना का संबंध किससे है या किस मंत्रालय की पहल है, तो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की पहल है। और इसके द्वारा जो सफाई कर्मी हैं इनका डायरेक्ट गंदगी से संबंध ना हो या गौरवपूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिलाने के लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई नमस्ते योजना। अगर हम बात करें स्माइल 75 योजना किसकी पहल है, तो यह भी सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की पहल है। इसका संबंध है समाज के उन बच्चों से जो भिक्षावृत्ति से शामिल हैं या समाज के निचले हिस्से से शामिल हैं, उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना यह इसका मुख्य उद्देश्य है और यह भी सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया। पालन 1000 का संबंध किससे है, तो बाल मृत्यु दर में कमी लाना जो है यह पालन 1000 से संबंधित है। इसका उद्देश्य है कि मतलब जन्म से 1000 जो दिन होंगे वो विशेष ध्यान वाले दिन होंगे और इसी को नाम दिया गया है पालन 1000। और इसका संबंध जो है बाल मृत्यु दर को कम करना है। अगर हम बात करें यहां शिक्षा से बात हो रही थी मित्रों, तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है,
तो केरल राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है। अगर हम यही बात करें सबसे कम साक्षरता दर कहां है, तो साक्षरता दर जो सबसे कम है ये बिहार राज्य में है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। अगला यहां देखिए परख का फुल फॉर्म भी दिया है, आपसे परीक्षाओं में फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। तो आप देखिए यहां परख में क्या इसका फुल फॉर्म है, इसको अगर हम देख लें तो यह प्रश्न गलत नहीं होगा। देखिए दिया गया है परख में परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक परख का फुल फॉर्म है। और ये किस मंत्रालय की पहल है, ये शिक्षा मंत्रालय की पहल है। शिक्षा मंत्रालय की पहल है। अब शिक्षा मंत्रालय की पहल है तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। 2015 में शिक्षा मंत्रालय किस नाम से जाना जाता था, मानव विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था 2015 से पहले। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। अगला अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय संस्था या परिषद ने इंडिया @100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप जारी किया है। अब यहां देखिए पहला दिया गया है वित्त आयोग, दूसरा नीति आयोग, तीसरा इसरो, चौथा दिया गया है आर्थिक सलाहकार परिषद। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा मित्रों, या विकल्प नंबर डी सही होगा, आर्थिक सलाहकार परिषद। आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा यह घोषणा की गई है कि इंडिया @100, यहां 100 से आपको समझना है कि हाल ही में हम लोगों ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई है। आजादी 1947 से लेकर 2047 तक 100 वर्ष पूरे होंगे और इन 25 वर्षों को अमृतकाल के नाम से जाना गया। अमृतकाल के नाम से जाना गया। अब इसी के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा चार आयाम निर्धारित किए गए और इन 4 आयामों के लिए 100 जो आपका 100 वर्ष पूरे होंगे आजादी के, इन्हीं 4 आयामों पर कार्य करना है। अगर हम बात करें वो चारों आयाम क्या हैं, यहां से भी प्रश्न बन सकते हैं। जैसे यहां पहला आयाम जो है बाहरी आघात, यह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने से संबंधित है। साथ ही साथ सतत विकास होना चाहिए और वो भी पर्यावरण को देखते हुए, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए पर्यावरण को देखते हुए। साथ ही साथ साझेदारी का विकास। साझेदारी का मतलब राज्यों में धर्म और जाति का जो समरसता है ये निरंतर बनाई रखी जाए। साथ ही साथ चौथा जो इसका स्तंभ है मित्रों, यह है सामाजिक विकास जो है ये चौथा स्तंभ है। और विगत जो 25 वर्ष होगा जिसे अमृतकाल कहा जा रहा है, इसी पर कार्य 4 स्तंभों पर कार्य करने का बल दिया गया है। इसी के लिए रोड मैप की बात की गई है इन 4 स्तंभों के लिए। अगर हम बात करें मित्रों यहां पर आर्थिक सलाहकार परिषद के भारत के प्रमुख कौन हैं, तो वी अनंत नागेश्वरन जी जो हैं ये भारत के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं। अगर हम बात कर लें यही इसरो के बारे में, तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में हुआ था और इसके पहले जो प्रमुख बने थे वो विक्रम साराभाई हैं और इन्हीं को भारत में या भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान का जनक के नाम से भी जाना जाता है। और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन हैं, तो सोमनाथ जी इसके प्रमुख हैं। अगर हम बात करें नीति आयोग के बारे में, तो योजना आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर हुआ। पहले उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया। साथ ही साथ इनके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री। और वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, डॉक्टर सुमन बेरी।
परमेश्वरन अय्यर जो हैं ये वर्तमान में यहाँ के सीईओ हैं। अगर हम बात करें वित्त आयोग का तो 280 अनुच्छेद में वर्णित है वित्त आयोग। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी जी जो थे ये पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और वर्तमान में 15वें वित्त आयोग कौन है भारत के? एन के सिंह, इनका नाम है नंद किशोर सिंह। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। यहां देखिए एक पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाए जाने की कोशिश की गई है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में चर्चा में रहे अमलान बोर्गोहेन का संबंध किस विधा से है? पहला दिया गया है हॉकी खिलाड़ी, दूसरा क्रिकेटर, तीसरा धावक, चौथा फुटबॉल। यहां जो सही हमारा विकल्प है, विकल्प नंबर सी सही होगा, ये धावक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के रायबरेली में इंटर रेलवे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया और इसमें राष्ट्रीय रिकॉर्ड, नेशनल रिकॉर्ड धावक में बनाया है। किसने? अमलान बोर्गोहेन ने। इन्होंने 10.25 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय की और ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड है, मतलब भारत में सबसे तेज धावक के रूप में ये इनका रिकॉर्ड है 100 मीटर की दूरी तय करना। अगर हम बात कर ले मित्रों, ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड है तो विश्व रिकॉर्ड भी है। विश्व रिकॉर्ड के बारे में अगर हम जाने तो यहां पर आपको ध्यान होगा या आपको पता है हुसैन बोल्ट ये किस देश के हैं? तो आपको याद रखना है जमैका के निवासी हैं। इन्होंने 100 मीटर दूरी इन्होंने 9.50 सेकंड में प्राप्त किया है और ये विश्व रिकॉर्ड है। किसके नाम? हुसैन बोल्ट के नाम। अब यहां पर खेल के परिदृश्य से अगर देखें मित्रों तो हाल फिलहाल के दिनों में जो चर्चित खिलाड़ी रहे हैं अगर उनको हम रिकॉल कर लें तो हमारा प्रश्न गलत नहीं होगा। जैसे अगर हम बात करें मित्रों अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप, अंडर 18 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया? तो आपको पुनः एक बार बताया जा रहा है अंतिम पंघल। आपको याद रखना, अमित पंघल से आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पर अंतिम पंघल होगा। अगर हम बात करें विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप, सबसे पहले जाने इसका आयोजन कहां किया गया था? तो तुर्की में आयोजन किया गया था। तुर्की ने हाल ही में अपना देश का नाम परिवर्तित किया है, तो तुर्की जो है इसने अपना नाम तुर्की किया है। और यहां पर जो भारत के लिए बॉक्सिंग में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? निकहत जरीन ने जीता है। आपको जरूर याद रखना है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है एक प्रश्न और, कॉमनवेल्थ गेम से हमने बहुत सी जानकारियों को कलेक्ट किया है, लेकिन आप इसको भी ध्यान रखिए कॉमनवेल्थ गेम में सर्वाधिक पदक किस खेल से आए हैं? तो सर्वाधिक पदक कुश्ती से प्राप्त हुआ है, स्वर्ण पदक। ये 6 पदक प्राप्त हुए हैं। अगर प्रश्नल पूछा जाए कि कॉमनवेल्थ गेम में जो क्रम का क्या था? 22वां था और इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किया गया था। इसमें खिलाड़ी के रूप में सर्वाधिक पदक किसने जीता? तो शरद कमल ने सर्वाधिक 3 गोल्ड जीते। ये आपको जरूर याद रखना है। और इसी में आपको याद रख लेना है कि समापन समारोह के लिए ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया था? तो निकहत जरीन को और शरद कमल को। आइए एक पिक्चर के माध्यम से इनको देखने की कोशिश करें। ये देखिए इनका अमलान बोर्गोहेन है। अब कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं मित्रों जिनको उपनाम से जाना जाता है। जैसे प्रश्न पूछा गया है ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पीटी ऊषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात कर लें फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था। साथ ही साथ सिल्वर गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? तो पीवी सिंधु के नाम से जाना जाता है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। अगला है हाल ही में चर्चा में रहा भारत
का आजादी का 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रंग स्वाधीनता का आयोजन किस संस्था के द्वारा आयोजन किया गया? यहां देखिए विकल्प दिया गया, पहला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, दूसरा ललित कला अकादमी, तीसरा संगीत कला अकादमी, चौथा दिया गया इनमें से सभी। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा मित्रों, यह विकल्प नंबर सी सही होगा। संगीत कला अकादमी के द्वारा अभी हम लोगों ने हाल ही में आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई है। इसी को जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए या उनकी स्मृति में संगीत कला अकादमी के द्वारा रंग स्वाधीनता नामक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। ये कहां से किया गया? ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। अब हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण जो आयोजन हुए उनसे, जो कि हमारे परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें रंग महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? तो ये महाराष्ट्र राज्य में प्रारंभ किया गया। और एशिया का सबसे बड़ा महोत्सव कौन सा है? ये रंग महोत्सव है। अगर हम बात करें हरियाली उत्सव कहां से प्रारंभ किया गया? तो यह भी नई दिल्ली, हरियाली उत्सव नई दिल्ली से प्रारंभ किया गया। अगर हम बात करें युवा महोत्सव का आयोजन कहां किया गया 2022 में? तो यह पुदुचेरी में इसका आयोजन किया गया। जबकि यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहां किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखिए यहां पर सूरज कुंड मेले का आयोजन कहां किया गया था? तो यहां फरीदाबाद जो कि हरियाणा में स्थित है, फरीदाबाद में आयोजन किया गया। और इसमें फोकस राज्य कौन रहा? जम्मू कश्मीर रहा। और फोकस देश उज्बेकिस्तान रहा। आइए इसी क्रम में एक पिक्चर के माध्यम से देखें। देखिए रंग स्वाधीनता प्रदर्शन कलाओं के माध्यम से भारत की स्वाधीनता का पर्व, ये देखिए यहां दिया गया है। साथ ही साथ यहां पर कुछ अन्य लोगों का भी पिक्चर दिया गया है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में किस देश की रानी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात किया? अब यहां देखिए पहला दिया गया है यूएसए, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा नीदरलैंड, चौथा यूएई। यहां जो हमारा सही विकल्प है नीदरलैंड की महारानी, इनका नाम है रानी मैक्सिमा ने राष्ट्रपति महोदया से मुलाकात किया राष्ट्रपति भवन में। अब यहां पर नीदरलैंड से संबंधित अगर हम देखें तो नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम जो है नीदरलैंड की राजधानी है। अगर हम बात कर लें राष्ट्रपति महोदया से, तो हाल ही में भारत की पहली आदिवासी महिला के रूप में राष्ट्रपति महोदया का निर्वाचन हुआ है और इन्होंने अपना शपथ ग्रहण किया। साथ ही साथ अगर हम बात करें राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 52। राष्ट्रपति जो है यह अनुच्छेद 52 में है। जबकि शपथ की बात करें तो अनुच्छेद 60 में है। अगर 61 की बात करें अनुच्छेद तो महाभियोग है। और अनुच्छेद 71 जो है ये क्षमादान है। और अगर हम बात करें अनुच्छेद 123, यह जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अब यहीं पे आपको उपराष्ट्रपति भी ध्यान रखना है। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति भी चुने गए हैं, निर्वाचित हुए हैं, तो इनका भी याद रखना है। क्या नाम है इनका? जगदीप धनखड़ जी हैं। और उपराष्ट्रपति पद राज्य व्यवस्था में किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 63 में वर्णित है। जबकि अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा वर्णित है। और अनुच्छेद 65 में उसके कर्तव्यों का वर्णन है। साथ ही साथ यहां से एक प्रश्न और भी ध्यान रखिए, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में वर्णित है, उसी तरह से उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में वर्णित है। और राज्यों में राज्यपाल पूछा जाता है तो अनुच्छेद 153 में वर्णित है। आपसे एक प्रश्न पूछा गया था, आपको बताया भी गया था कि संसद किन किन से मिलकर बनता है?
तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति साथ साथ लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर, राज्यसभा से मिलकर बनता है संसद। आपको बताया गया था यहां पर लोकसभा जो है यह निम्न सदन है, जबकि राज्यसभा उच्च सदन है। संसद अनुच्छेद 79 में वर्णित है और आपका राज्यसभा अनुच्छेद 80 में वर्णित है और आपका लोकसभा अनुच्छेद 81 में वर्णित है। एक प्रश्न और भी याद रखिए कि भारत के पहले निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन रही हैं? तो नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी जो हैं ये निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति रहे। सर्वाधिक कार्यकाल किनका रहा है या पहले राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे हैं। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। यहां देखिए पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है, ये रानी मैक्सिमा और भारत की पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हो गया, इनका संबंध किस देश से है? पहला दिया गया इजराइल, दूसरा यूक्रेन, तीसरा रूस, चौथा जापान। इनका संबंध जो है, विकल्प जो हमारा सही होगा, विकल्प नंबर सी सही होगा, रूस से है। अब यहां कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप ध्यान रखें जो कि आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। 1945 में जिसे शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है, इस दौरान विश्व में दो शक्तियां उभर के आई। पहला आपका अमेरिका, दूसरा आपका सोवियत संघ। और इनमें लगातार जो संघर्ष था वो बना था, लेकिन यहां पर युद्ध जैसा नहीं, ये कोल्ड वार था। और इसी दौरान जो अमेरिका ये पूंजीवादी विचारधारा से प्रेरित थी, जबकि सोवियत संघ जो था ये साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित था। और इसी दौरान 1947 ईस्वी में भारत को आजादी प्राप्त हुई और दोनों शक्तियां भारत को अपने तरफ करने के लिए, प्रेरित करने के लिए कोशिश करती रही। और उस दौरान भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा एक अलग संगठन का निर्माण किया गया और दोनों शक्तियों में ना शामिल होने की घोषणा की गई, जिसे नार्म के नाम से या गुट निरपेक्ष के नाम से जाना जाता है। उसी दौरान राष्ट्रपति के रूप में, अंतिम राष्ट्रपति के रूप में जो सोवियत संघ था, इसका विघटन किया गया। और किसके द्वारा किया गया? मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा किया गया था। और इन्होंने अपने राष्ट्रपति के पद से 25 दिसंबर 1991 ईस्वी में क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। और सोवियत संघ का विघटन हो गया और यहां से लगभग 15 से 16 देश अलग हुए। और यहां से इनको शांति का नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसी कारण ये चर्चा में रहे। साथ ही साथ हाल ही में इनका निधन हो गया, इस कारण ये चर्चा में रहे। आपको ये जरूर याद रखना है कि 1945 में शीत युद्ध के नाम से जाना गया था। यह द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। उस दौरान दो शक्तियां विश्व में कार्य कर रही थी, अमेरिका जो कि पूंजीवादी विचारधारा और सोवियत संघ जो कि साम्यवादी विचारधारा। उसी दौरान भारत भी आजाद हुआ था। दोनों शक्तियां भारत को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक अलग प्रकार के गुट का निर्माण किया, जिसे गुट निरपेक्ष के नाम से या नार्म के नाम से जाना जाता था। और इसी के आधार पर यहां पर जो अंतिम राष्ट्रपति जो हुए, उन्होंने सोवियत संघ का विघटन किया और स्वयं 25 दिसंबर 1991 को यहां से इस्तीफा दे दिया। और इसी सारे परिप्रेक्ष्य में इनका हाल ही में मृत्यु हुआ है और इसी कारण ये चर्चा में रहे। और इनको नोबेल का शांति पुरस्कार भी दिया गया। 1990 ईस्वी में इनको नोबेल के शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। यहां देखिए इनका पिक्चर दिखाया गया है। और पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन, यह भी पूछा गया है कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन की बैठक कहां बुलाई गई थी? तो बेलग्रेड में बुलाई गई थी 1961 ईस्वी में। कब बुलाई गई थी? 1961 ईस्वी में। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में नुआखाई जुहार उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया गया? पहला देखिए तमिलनाडु है, दूसरा आंध्र प्रदेश है, तीसरा जो आपका है मणिपुर, चौथा उड़ीसा। यहां जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों, विकल्प नंबर डी सही होगा, उड़ीसा राज्य
राज्य में नुआखाई जुहार उत्सव का आयोजन किया गया। ये नई कृषि की फसल से संबंधित है। अगर हम बात करें उड़ीसा में अन्य पर्वों के रूप में, तो रज पर्व कहां मनाया जाता है? तो उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। अगर हम बात करें यहीं पर तमिलनाडु में, तो पोंगल और जल्लीकट्टू उत्सव कहां मनाया जाता है? तमिलनाडु में। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो यहां के कुचिपुड़ी जो नृत्य है, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि कुचिपुड़ी नृत्य कहां का है? तो आंध्र प्रदेश का है। अगर हम बात करें मणिपुर के बारे में, तो सुभंग अभी हाल ही में सुभंग उत्सव जो पारंपरिक उत्सव है और इसकी विधा क्या है? हास्य विधा है। इसको हाल ही में मनाया गया है। अगर हम बात कर ले यहीं पर हार्नबिल उत्सव कहां मनाया जाता है? तो हार्नबिल उत्सव जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है। अगर हम बात करें सिग्मो महोत्सव का आयोजन कहां किया जाता है? तो ये गोवा में किया जाता है और सिग्मो जनजाति के द्वारा। अगर हम ये बात कर ले कंपाला उत्सव कहां मनाया जाता है? तो ये कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। गरबा कहां का नृत्य है? तो ये गुजरात का नृत्य है। आपको ध्यान रखना है कि गुजरात राज्य के द्वारा यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किए जाने की घोषणा किस नृत्य को किया गया है? तो गरबा को किया गया है। आइए इसी क्रम में यहां पिक्चर के माध्यम से देखिए, नोआखाई जुहार का ये पिक्चर दिखाया गया है। और अगला प्रश्न आपका है, प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? पहला देखिए आपका दिया है 29 अगस्त, दूसरा 30 अगस्त, तीसरा 31 अगस्त, चौथा जो दिया गया है ये 10 अगस्त। यहां जो हमारा सही विकल्प है, विकल्प नंबर सी सही होगा। प्रतिवर्ष 31 अगस्त को यूएन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अफ्रीकी मूल के लोगों का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अब यहां मुख्य उद्देश्य इसका जो होता है रंग भेद को कम करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। हाल ही में हम लोगों ने नेल्सन मंडेला जी के बारे में पढ़ा है और ये पहले अफ्रीका के पहले आश्वेत राष्ट्रपति के रूप में थे। और इनकी एक आत्मकथा है, वो काफी प्रचलित है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आपसे कई बार पूछा गया है कि नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का नाम क्या है? तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। साथ ही साथ भारत के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित होने वाले दूसरे व्यक्ति कौन हैं? विदेशी दूसरे व्यक्ति कौन हैं? तो ये नेल्सन मंडेला हैं। और पहले कौन है? अब्दुल गफ्फार खान है। अगर हम बात करें यहां पर 31 अगस्त से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित, हाल ही में हमने 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि किसे समर्पित है? मेजर ध्यानचंद जी को। और यूएन के ही द्वारा परमाणु परीक्षण रोकथाम दिवस के रूप में भी मनाया है। अगर हम बात कर ले यहीं पर 7 अगस्त के बारे में, तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगर हम बात करें 14 अगस्त के बारे में मित्रों, तो 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात कर ले ही 26 दिसंबर के रूप में, तो वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात कर ले 16 जनवरी के बारे में, तो स्टार्ट अप दिवस के रूप में 16 जनवरी को मनाया जाता है। और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। जबकि 16 मार्च को टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए इसी क्रम में हम लोग यहां देखिए नेल्सन मंडेला का पिक्चर दिखाया गया है। आपको याद रखना है ये पहले श्वेत राष्ट्रपति थे दक्षिण अफ्रीका के। साथ ही साथ आपको लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किसकी आत्मकथा है? तो नेल्सन मंडेला जी की आत्मकथा है। इसी क्रम में आइए इस सेशन का लास्ट प्रश्न देखें। हाल ही में किस भारतीय को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष बनाया गया? पहला है अनुराग शर्मा, दूसरा ओम बिरला, तीसरा अनुराग ठाकुर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यह हमारा जो सही विकल्प है, विकल्प नंबर ए सही होगा, अनुराग शर्मा। ये सांसद हैं कहां के? ये उत्तर प्रदेश से संबंधित सांसद हैं। अगर हम बात करें
राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की ये बैठक कहां हो रही है, तो इसका भी हम लोगों ने अध्ययन किया था मित्रों। इसका आयोजन कनाडा में किया जा रहा है और ये क्रम कौन सा है, ये 65वां है और इसके प्रमुख कौन है, तो ओम बिरला जी। भारत के नेतृत्व के लिए कौन गए हैं, तो ओम बिरला जी गए हुए हैं और इसी में अनुराग शर्मा जी को कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब अगर हम बात कर लें यही लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, तो किस अनुच्छेद में लोकसभा अध्यक्ष वर्णित है, तो अनुच्छेद 93 लोकसभा अध्यक्ष का पद वर्णित है। अगर हम बात करें कि लोकसभा की संयुक्त बैठक या संयुक्त बैठक लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है, तो यह बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। जबकि इसका स्थगन कौन करता है या इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। और ये संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत बुलाई जाती है, तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत बुलाई जाती है। साथ ही साथ कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं, इसका निर्णय किस पर आधारित होता है, तो धन विधेयक का निर्णय जो है ये लोकसभा अध्यक्ष पर निर्धारित होता है। और धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की बात की गई है। अब यही बात हो रही थी ओम बिरला की, तो ये 17वीं लोकसभा का ये अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी। अगर हम बात करें अनुराग ठाकुर जी से संबंधित, तो ये खेल और युवा केंद्रीय मंत्री कौन है, अनुराग ठाकुर जी हैं। और इन्हीं के द्वारा एक योजना प्रारंभ की गई है, तेजस योजना। कौन सी योजना, तेजस योजना। यह किससे संबंधित है, युवाओं के स्किल डेवलपमेंट से है। और यह कहां से प्रारंभ की गई, दुबई से प्रारंभ की गई। इसी क्रम में यहां देखिए एक पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाई जाने की कोशिश की गई है अनुराग ठाकुर जी को। और इसी क्रम में आज का सेशन यहां समाप्त होता है। आपको आज का सेशन कैसा लगा, आप अपने कमेंट के माध्यम से अपने फीडबैक को जरूर दीजिएगा। आप अपना और अपने परिवार का खूब सारा ध्यान रखिए। अगर मेरे द्वारा या चैनल के द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है, तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।